हेलो एंड वेलकम टू माई एकेडमी। आप सभी का माई एकेडमी में स्वागत है। मैं शुभम दुबे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया हूँ माई एकेडमी पे। और यहाँ पर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो कल के टॉपिक का फर्दर वो है जहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो वी हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल बी डिस्कसिंग टुडे। उसके पहले आपको एक बेसिक याद दिला दूँ सब कुछ जो पढ़ाया था कल की क्लास में, so that you will be able to include it from the same point of view। और ये बहुत ही important है आपके लिए because you must understand this कि आपके examination point of view से monetary policy बहुत ही important है। They are asking so many questions from monetary policy itself, like every year you get 2 questions 3 questions from this monetary system in India। So without wasting a minute let's start। आपको कल की क्लास में मैंने समझाया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो जो बच्चे कल की क्लास में नहीं आए तो वो प्लीज 2 बार वीडियो जरूर देख लेना ताकि सब समझ में आ जाए। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बोला। मॉनेटरी पॉलिसी में 2 चीजें थी, या तो मनी सप्लाई बढ़ाने का पर्पस हो या मनी सप्लाई कम करने का पर्पस हो। जब मनी सप्लाई बढ़ाने का पर्पस होगा तो क्या होगा, द काइंड ऑफ पॉलिसी विच विल बी देयर वो कहलाएगी एक्सपेंशनरी। वहीं जब घटाने की बात होगी तो कहलाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी 2 टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी है। एक्सपेंशनरी में क्या हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ाई जा रही है, और कॉन्ट्रैक्शनरी में मनी सप्लाई घटाई जा रही है। ठीक है, ये बताया था। पर्पस क्या था, एक्सपेंशनरी का पर्पस है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, वहीं पर इसका पर्पस है इन्फ्लेशन को कम करना। ठीक है, मेजर्स कैसे क्या होता है ये सब कुछ क्लास में आपको डिस्कस किया था मैंने, वापस से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जो सारा सब कुछ बताया था ताकि आपको सब कुछ याद रहे। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी में 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जो कंक्लूजन था कल की क्लास का। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में मैंने बोला था कि 2 मेजर्स होंगे, डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा। जब इनडायरेक्ट की बात की और डायरेक्ट की बात की तो डायरेक्ट में 2 मेजर्स बताए थे आपको, एक तो CRR था और दूसरा SLR था। इनडायरेक्ट की जब हमने बात की तो इनडायरेक्ट में 4 अलग अलग मेजर्स थे। 3 मेजर्स थे, जब बैंक को RBI लोन देगा उसमें एक रेपो रेट था, दूसरा बैंक रेट था, तीसरा MSF था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था, और चौथा जब बैंक RBI को लोन देगा या RBI बैंक से लोन लेगा तो वो रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे था। ये सब कुछ डिस्कस किया था हमने। तो इफ आई गो बैक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड, फ्रॉम द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये बताया था आपको, NDTL के बारे में बताया था और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता दिया था। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने आपको ये बताया था कि बैंक के पास डिपॉजिटर्स डिपॉजिट करते हैं, और ये जो डिपॉजिट होता है इस डिपॉजिट को हम कहते हैं NDTL, नेट टाइम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसको ये क्यों बोलते हैं, इसको बोलने का रीजन ये है बिकॉज NDTL इंक्लूड्स टोटल डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट्स। अब क्या है, अगर बैंक के पास ये टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट है तो इस NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर कैश के फॉर्म में बैंक को RBI के पास रखना होता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। और करेंटली ये जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4.50% ऑफ NDTL है। वहीं पर बैंक को अपने पास एक रेशियो रखना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं उसको, वो 18% है, 18% ऑफ NDTL। अब इन दोनों के पर्पस भी मैंने आपको बताया था, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक को। दूसरी पॉइंट, इसका काम होता है क्रेडिट कंट्रोल का। तीसरा, जो कस्टमर है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के लिए होता है। वहीं जब इसकी बात करेंगे तो पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा मेंटेन लिक्विडिटी विद बैंक इटसेल्फ, ताकि ट्रांजैक्शंस में अगर कभी जरूरत हो तो वहां पे यूज कर ले,
और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। दैट विल ऑल्सो गिव सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स। ये तो डायरेक्ट की बात होगी। फिर इनडायरेक्ट की मैंने बात की। इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया आरबीआई और बैंक के बीच में चलता है। आरबीआई क्या करता है, बैंक को लोन देता है 3 अलग अलग दरों पे, रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ। रेपो रेट पे कब देगा, जब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखेगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले आरबीआई बैंक को लोन देगा, और एक टाइम पीरियड के बाद बैंक वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को पे बैक करेगा विद सर्टेन अमाउंट, जो एक रेट पे होगा जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। कहने का मतलब ये है इट विल बिकम अ काइंड ऑफ फ्री परचेज ऑप्शन बिटवीन बैंक एंड आरबीआई। कैसे होगा, मान लो बैंक को 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट 10 करोड़ के रुपए की जरूरत है, तो बैंक 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको देगा, आरबीआई को देगा, और उसके बदले उसको 10 करोड़ का लोन आरबीआई प्रोवाइड कर देगा। What बैंक विल डू इज एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बैंक इस 10 करोड़ रुपीस का एक सर्टेन परसेंटेज, जो कि आज के डेट में 6.50% है ऑफ 10 करोड़, ये ऐड करके आरबीआई को पे बैक करेगा, तो आरबीआई बैंक को उसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर देगा। दिस इज कॉल्ड रीपर्चेज ऑप्शन, और जिस रेट पे ये रीपर्चेज होता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। वहीं अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जगह प्राइवेट सेक्टर की फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज आ जाती तो किस रेट पे मिलता, बैंक रेट पे मिलता। एमएसएफ की अगर हम बात करेंगे तो एमएसएफ क्या है, एमएसएफ ओवरनाइट फैसिलिटी है। बैंक को अगर मान लो कि फॉर द नेक्स्ट डे ट्रांजैक्शंस के लिए या पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए बैंक के पास फंड्स नहीं है, तो बैंक कैन आस्क आरबीआई फॉर इमरजेंसी क्रेडिट, और उस इमरजेंसी क्रेडिट को आरबीआई एमएसएफ रेट पे देता है, जिसमें हफ्ते भर के अंदर उस रेट पे वो पैसा वापस करना होता है बैंक को, आरबीआई को। इसके लिए कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। दिस कैन बी 2% ऑफ एनडीटीएल जो बैंक जमा करता है आरबीआई के पास। ये क्लियर हो गया आपको, ये मैंने समझा दिया था। अब देखो सारी डेफिनेशंस यहीं पे हैं विच यू कैन रीड आउट। CRR बताया, CRR क्या, सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल विच बैंक कीप विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ, विच बैंक कीप्स विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। पर्पस क्या है, क्रेडिट कंट्रोल, और करंट जो CRR है वो 4.50% ऑफ एनडीटीएल है। अब वहीं पे ये कॉन्टेक्स्ट भी कल समझा दिया था कि अगर CRR बढ़ेगा तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा क्रेडिट देने के लिए। क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई अगर डिक्रीज होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होगी, एंड दैट विल लीड टू व्हाट, डिमांड विल डिक्रीज, और डिमांड डिक्रीज करेगी तो प्राइसेस भी डिक्रीज करेंगे, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ विल गो डाउन एंड प्रॉफिट ऑफ बैंक्स विल ऑल्सो गो डाउन। दिस इज द सेम थिंग विथ SLR। SLR बैंक अपने पास रखता है गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कैश के फॉर्म में। आई हैव टोल्ड यू दिस एज वेल इन द क्लास। इसका भी पर्पस वही है, लिक्विडिटी मेंटेन करना, क्रेडिट कंट्रोल की बात है, और गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करना क्या भी काम करता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में इन्वेस्ट भी करता है इससे। SLR का करंट जो है वो ये है, जस्ट गिव मी अ मिनट। और SLR इंक्रीज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट फॉर क्रेडिट क्रिएशन, ये बता चुका हूं। जो CRR था वही SLR के लिए भी सब कुछ होता है। प्राइस डिक्रीज होगा, लीड्स टू लेस ग्रोथ एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो मैंने कल आपको बताया था, ये कुछ और नहीं है। दिस इज समथिंग व्हाट इट डज, इट रिड्यूस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू रिपर्चेज ऑप्शंस। क्या है, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं, मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि वो फ्लक्चुएशंस कैसे आते हैं। मान लो दिस इज मनी सप्लाई, दिस इज टाइम, सॉरी टाइम को नीचे कर दो, मनी सप्लाई को इधर कर दो, ताकि और अच्छे से ग्राफ समझ पाओ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये विद पैसेज ऑफ टाइम मनी सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आती हैं। ये मनी सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आने से क्या होगा, जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इट कैन क्रिएट इन्फ्लेशन इन द मार्केट विच इन लॉन्गर टर्म इज नॉट वेरी बेनिफिशियल। एट द सेम टाइम जब मनी सप्लाई कम होगी तो इट विल हैम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज अगेन नॉट डिजायरेबल।
तो टू मेक अ परसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ विद सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एट द सेम टाइम नो अप एंड डाउन स्ट्रक्चर, नो फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड. सो फॉर मेकिंग एन इक्विलिब्रियम व्हाट आरबीआई विल डू इज, जब यहां पर ज्यादा होगा पैसा, मनी सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगी, इट विल शो मोर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. तो व्हाट आरबीआई विल डू इज आरबीआई विल ट्राई टू रिड्यूस इट टू दिस इक्विलिब्रियम लेवल. इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक से पैसा निकालने की कोशिश करेगा और मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगा, ताकि जो मनी सप्लाई है दैट विल गो डाउन. दूसरी तरफ यहां पे जब मनी सप्लाई कम है तो यहां पैसा क्या करेगा, इन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा. तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा. अब देखो, जब इसको मनी सप्लाई कम करनी होगी तो क्या करेगा, रेपो रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा. ईशान, अगर बैंक को मनी सप्लाई, आरबीआई को मनी सप्लाई मार्केट से कम करनी है तो वो क्या करेगा, रेपो रेट घटाएगा या बढ़ाएगा. घटाएगा. क्यों, क्योंकि उसको मनी सप्लाई कम करनी है, इसलिए वो रेपो रेट घटाएगा. मनी सप्लाई जब कम करनी होगी बच्चा तो रेपो रेट बढ़ाएगा ना. बढ़ाएगा क्यों, ताकि बैंक का जो लोन लेने की कैपेसिटी होगी वो कम होगी, बिकॉज अब उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, उनकी डिमांड कम हो जाएगी. सो रेपो रेट बढ़ाएगा किस कंडीशन में, जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा रहेगी, ताकि उस मनी सप्लाई को कम किया जा सके. वहीं पर जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी होगी, जब मनी सप्लाई कम हो तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट घटा देगा. वेरी गुड नैन्सी. सो क्लियर, रेपो रेट को बढ़ाएगा कब, जब मनी सप्लाई कम करनी होगी, और रेपो रेट को घटाएगा कब, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी होगी. यही यहां पे भी है. अब आप लोग देखेंगे तो क्या कह रहे हैं हम, इट रिड्यूस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन. अब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं. दैट मींस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. एट द सेम टाइम कैसे करेंगे, रीपर्चेज ऑप्शन या रेपो के थ्रू. सो व्हाट इज रेपो नाउ, repo is nothing but it is a transaction where RBI purchases government security from banks for a short period of time with agreement to sell back these security to banks at a predetermined rate and date. कहने का मतलब ये है कि आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक से खरीदता है, उसके बदले बैंक को पैसा देगा और फिर एक लेगा कि मैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको दे रहा हूं या आपसे जो खरीद रहा हूं उसको एक प्री डिटरमाइंड रेट पे आपसे वापस ले लूंगा. इट इज सेइंग द सेम थिंग. क्लियर. इसी का ठीक उल्टा रिवर्स रेपो रेट हो जाता है. अब यहां पर देखो, Just give me a minute. देखिए क्या हो रहा है. आरबीआई और बैंक के बीच की बात है. आरबीआई क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रहा है. किससे, बैंक से, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद एन एग्रीमेंट टू सेल बैक दीज सिक्योरिटी टू बैंक्स ऑन अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड डेट. रेपो ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है. रेपो ट्रांजैक्शंस कैन बी टू टाइप, एक रेपो, दूसरा रिवर्स रेपो. व्हाट आरबीआई इज डूइंग, आरबीआई इज बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल मान लो 91 डेज के लिए परचेज कर रहा है. किससे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक से, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. शॉर्ट पीरियड क्या हो गया, 91 डेज हो गया. एक एग्रीमेंट क्या करता है, हम आपको सेल बैक करेंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बट ऑन अ प्री डिटरमाइंड रेट प्लस डेट. ये प्री डिटरमाइंड रेट अगर रेपो रेट के संदर्भ में कहें तो ये अभी क्या है, 6.50% है. डेट क्या है, जो 91 डेज की डेट होगी या कोई और पर्टिकुलर लेस देन 1 ईयर वाली डेट होगी वो हो जाएगी यहां पर. Here is a misprint that I have just removed it for you. It is 6.50%.
ठीक है, इट इज 6.50% एंड करंट रेपो रेट इज 6.50%. ठीक है, it can do few things. It can increase money supply temporarily which will lead to economic activity increases. अब यहाँ पे पॉइंट है, अगर रेपो रेट ज्यादा हाई होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी विल स्लो डाउन. अगर डिजायरेबल रहेगा तो इट विल व्हाट, इट विल सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी. मान लीजिए 6.5% फिर भी एक डुएबल चीज है. अगर ये 6.5 की जगह 8% हो जाए या 10% हो जाए तो इकोनॉमिक में कंडीशन क्या करेगा, एडवर्स इंपैक्ट डालेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये तो रेपो रेट की बात होगी जो मैंने कल की क्लास में डिस्कस भी किया था. Thereafter I talked about reverse repo rate. Reverse repo rate में क्या हो रहा है, आरबीआई सेल कर रहा है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको, बैंक्स को, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब रिवर्स रेपो में क्या हो रहा है, रेपो में क्या था, इनिशियली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो किसके पास जा रही थी, आरबीआई के पास जा रही थी. और जो कैश था या जो मनी थी, कैश मत लिखो मनी लिखो, वो किसके पास जा रही थी, इनिशियली बैंक के पास जा रही थी. रिवर्स रेपो में क्या होगा, में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो किसके पास जा रही है, बैंक के पास जा रही है, और जो मनी है वो किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है. करेक्ट. और फिर वही सेम चीज है, एक प्री डिटरमाइंड रेट और डेट पर इट विल गिव बैक. अब इसमें जो है रेपो ट्रांजैक्शंस को लेकर के जो बात है वो यहाँ पर डिस्कस करने की चीज है. सबसे इंपॉर्टेंट देखो आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, and that is important for you to understand. That I hope you got my all points which I have just told you. करंट रेपो रेट की भी बात करेंगे अभी जब करंट सिनेरियो में पढ़ेंगे. अलग अलग सेगमेंट्स है जहां पर हम डिस्कस करेंगे. अब जैसे आरबीआई को क्या करना है, बैंक्स को लोन देने की कैपेसिटी अगर कम करने का भी प्रावधान करना तो आरबीआई एक चीज और कर सकता है, जो रिवर्स रेपो रेट है उसको बढ़ा दे. रिवर्स रेपो रेट को अगर आरबीआई बढ़ाएगा तो क्या होगा, बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी. क्यों, क्योंकि उनके पास मनी की अवेलेबिलिटी जो है उसको कम करने. रीजन है उसके पीछे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका रिवर्स रेपो रेट अगर रेपो रेट से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, रेपो रेट में क्या हो रहा था, लोन कौन ले रहा था, बैंक ले रहा था, बैंक ले रहा था. रिवर्स रेपो रेट में कौन ले सकता है, आरबीआई बैंक से ले सकता है. ठीक है. अब मान लो अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो गया रेपो रेट से तो बैंक के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना या लोन लेना. आप कहां ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, जहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. सो बैंक विल गेट मोर प्रॉफिट इफ हियर, तो बैंक विल डू व्हाट, इट विल इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज. क्लियर. नेक्स्ट टू इट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया था व्हाट ऑल दीज आर. अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Open market operations, qualitative instruments like credit rationing, direct measures, moral revision, ceiling of credit. I have told everything to you. I have also gave this conclusion and all to you. Then today's class will start with committee related to monetary policy in India. Why I have give you a small set of revision, because it was very important for you from examination point of view, and you must know and understand what are the basic key points here and what are these points will make available to it. Yesterday I told you something which I want to again tell you, because that is an important point in from your examination point of view, and that makes very much sense in your exam. Yesterday I told you about different types of money, so it was incomplete, like M1, M2, M3, M4. There were 4 different types of monies where I need to discuss about it, because from examination point of view it is very important, and what M1 is, what M2 is, what M3 is, that you must know. So without wasting a single minute, I want to draw your attention towards what is M1. M1 is nothing but money held with public plus
So I just wanted to draw your attention toward different money aggregators which has certain role to play. There are different types of money, and on the behalf of that we discuss money supply, which I have told you what money supply is exactly. So what I gave you the information, money supply is what? Money held with public plus बैंक लोन्स. अब एक चीज समझो, ये बैंक लोन्स जो हैं वो किसका हिस्सा होते हैं? एनडीटीएल का, जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स आते हैं उसका हिस्सा होते हैं. सो there are different money aggregators or different types of money supply, but in India or overall from economic perspective we consider M3 as money supply. अब point समझिए, M1 is what? M1 is money held with public plus demand deposits with bank. This is what? This is 100% liquid. Why 100% liquid? Because there is 100% liquidity. The money you have in pocket you can expend. Apart from it, the demand deposits you are having with bank, whenever you want you can withdraw and you can utilize it for your purpose. When I will talk about M2, this is also highly liquid but not 100%. Why? उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स और जोड़े गए किसके साथ? सेविंग बैंक के, सेविंग पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ, जिनकी सर्टेन लिमिटेशंस भी होती हैं. तीसरा हमने क्या किया? M3. M3 की बात करोगे तो these two are what? These two are called narrow channels of money or narrow money. M3 is called broad money. ब्रॉड मनी को ही हम मनी सप्लाई कंसीडर करते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज व्हाट? इट इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट. दैट शोज कि जो मनी लोगों के पास है वो प्लस NDTL, ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं? M3 बनाते हैं. वहीं लीस्ट लिक्विड क्या होगा यहां पर? लीस्ट लिक्विड होगा M4. ये सब कुछ बताने का केवल एक पर्पज है, यू मस्ट नो कि मनी सप्लाई हम किसको कंसीडर करते हैं? M3 को करते हैं या ब्रॉड मनी को करते हैं. और जो ब्रॉड मनी है वो क्या है? लोगों के पास जो पैसा है वो प्लस टोटल NDTL. क्लियर? यू हैव एनी क्वेश्चन? M4 जो लीस्ट लिक्विड एसेट्स होते हैं M3 के अलावा. लीस्ट लिक्विड एसेट्स मतलब कुछ अदर डिपॉजिट्स होते हैं, लाइक डिपॉजिट्स विद RBI और सर्टेन टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट्स जो तुरंत वो नहीं होते हैं. सो दे आर लीस्ट लिक्विड, मतलब यू कांट लिक्विडेट इट इमीडिएटली, और इफ यू आर लिक्विडेटिंग इट यू हैव टू पे सर्टेन साइड चार्जेस और अदर थिंग्स एट द सेम टाइम. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये कल की क्लास में अधूरा रह गया था इसलिए मैंने आज बता दिया आपको. कल मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया था. अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे. सो आज का टॉपिक है कमिटीज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया. There was one committee which was under Dr. Urjit Patel, and the framework entirely was to strengthen and revise the monetary policy framework. इसी के बेसिस पे आगे चल के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉन्टेक्स्ट बना. The committee was related to revise and strengthen monetary policy framework under Dr. Urjit Patel. What he said? He said flexible inflation targeting should be adopted. What does this mean? Have you seen sometimes in news you see 4 plus minus 2 bracket की बात होती है for inflation? CPI is under 4 plus minus 2 bracket or not? That gives what? It gives a flexibility of target. That means it should be in between 2 to 6%. The inflation is. So this was something which was adopted. Is it clear to you? Next. CPI should be used to measure inflation as a nominal anchor of monetary policy formulation. This was also accepted. Third point, inflation should be maintained with 4% with a band of 2%, that is in between 2 to 6%, और 4 plus minus 2% वाला जो bandwidth है, this was also accepted. अब ये point समझिए, तीनों point समझिए आप यहाँ पर. All 3 points have been accepted by the government and this has been asked in your examination. That statement क्या change कर सकते हैं यहाँ पे? CPI की जगह इसको क्या कर दें? WPI कर दें. Flexible targeting की जगह क्या कर दें? Rigid inflation targeting. तो ऐसे statements पे नहीं फंसना है. अगला जो point था, fiscal deficit 3% of GDP
लाना है। बाई मंथली पॉलिसीज आती है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, और इन्होंने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कितने मेंबर्स की होनी चाहिए, 5 मेंबर्स की होनी चाहिए। दो दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड, इसमें 6 मेंबर कमेटी हो जाती है, जो आगे आई विल टेल यू। ये क्लियर है उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। फिर एक और कमेटी थी, दैट वाज रिलेटेड टू इंडियन फाइनेंशियल कमेटी। इंडियन फाइनेंशियल कोड की बात करती थी, आईएफसी की बात करती थी। ये क्या कहती थी कि देयर आर डिफरेंट फाइनेंशियल एक्ट्स, इन सबको क्लब करके मर्ज करके अलग अलग के लिए, जैसे मान लो सेबी है, सेबी के लिए अलग है, इंश्योरेंस के लिए अलग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए कुछ और होगा, या पेंशन फंड्स के लिए अलग है, या और उसके लिए अलग है, बहुत सारे अलग अलग है। तो इनको क्या कहो, एक सिंगल कोड में तब्दील कर दो, इंडियन फाइनेंशियल कोड में बात कर दो। इसके लिए रिकमेंडेशन किसने दी, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमेटी ने। व्हाट दे सेड, draft of Indian financial system to replace all existing law related to financial laws, which I have just told you. Apart from it, to review the legal and institutional structure of financial sectors in India. दो चीजें, institutional structure क्या है और legal structure क्या है, इसके लिए इस कमेटी ने वो किया था। तीसरा, this committee was first, अब ये PCS लेवल का पॉइंट आ गया। आपसे ये पूछ सकता है कि उर्जित पटेल कमेटी was first to सजेस्ट, बट नहीं, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 2011 में आई थी, उसने पहले एक एमपीसी बनाने के लिए सजेस्ट किया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के लिए 7 मेंबर्स के साथ, जहां पर वीटो पावर किसको दे दी, उसने गवर्नमेंट को देने की बात की, विच डजंट मेक अ सेंस, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी का काम किसका है, आरबीआई का, एग्जैक्टली। देन फॉर मॉनेटरी पॉलिसी there were certain changes. जो आपको पता होने चाहिए। इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए चेंजेस किए गए किसमें, आरबीआई एक्ट में, और एक फ्रेमवर्क बनाया गया, एग्रीमेंट बनाया गया बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई इन 2015. Some new provisions have been incorporated in RBI Act in 1934 with the prime objective was to maintain what? Price stability. See, the term is price stability. That means inflation को target करना, but keeping in view the growth objective in mind. अब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो you can write it down in your conclusion that the prime objective should be maintaining price stability but keeping in mind the growth objective. That is flexible inflation targeting, which I told you कि उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड इट। और इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेशन टू बी मेंटेन्ड एट 4 ± 2% पॉइंट। अब एक और जिम्मेदारी तय हुई, वो ये हुई कि अगर फेल्योर होता है 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि फेल्योर क्यों हुआ, व्हाई दे वर नॉट एबल टू टैकल द इन्फ्लेशन एट द सेम टाइम, उसको इस डिफाइंड टारगेट में रखने में काबू क्यों नहीं कर पाए, एंड व्हाट इज फर्दर रिस्पॉन्स टू इट, आगे क्या करना है, क्या प्रोसीजर लेना है, उसकी भी बात हुई। तो फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें आई, पहली चीज प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। दूसरी चीज क्या आई, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और तीसरी चीज, अगर फेल होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना। देन यू मस्ट नो बट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 1-2 बार और दोबारा भी पूछा जा सकता है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट ऑफ द टाइम इन न्यूज। सो यू मस्ट नो इट इज अ 6 member कमेटी। इन 6 member कमेटी देयर इज 1 आरबीआई गवर्नर, 1 डिप्टी गवर्नर इज देयर, एक आरबीआई ऑफिशियल, तो 3 फ्रॉम RBI and other 3 members will be appointed by government on the recommendation of what? Selection cum search committee. Who will head this? Cabinet secretary. So 3 member RBI के, 3 member किसके हो गए? गवर्नमेंट के हो गए। और कोई वीटो पावर नहीं है, बट आरबीआई गवर्नर जो बोलेगा उसके कास्टिंग पावर होगी टाई के केस में। अगर टाई होता है तो उसमें किसके पास होगी कास्टिंग पावर? आरबीआई गवर्नर के पास होगी। Next to it,
Its objective is framing of monetary policy. Year of tenure is 4 years. Its objective is what? Its objective is monetary policy को फ्रेम करना, और टेन्योर क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4 ईयर्स। उसके बाद फिर ये दोबारा से रीशेड्यूल की जाती है, मतलब दोबारा से मेंबर्स सेलेक्ट होंगे आरबीआई की तरफ से और किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं स्लाइड में, बट नो वरीज, आई टेल यू व्हाट दीज पॉइंट्स आर। पहली चीज ये है कि जो रेपो रेट है वो 2 बार से अब अनचेंज रखा गया, 6.50% तक रखा गया है। फरवरी तक बढ़ाया था, उसके बाद 2 क्वार्टर्स में इसको बढ़ाया नहीं गया है, उसको 6.50 पे ही रखा गया है। एसडीएफ, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीएफ। एसडीएफ में क्या होता है? रेपो रेट जब बैंक और आरबीआई के बीच लोन का सेगमेंट होगा विदाउट सिक्योरिटी, क्या? विदाउट गिविंग एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो दैट विल बी कॉल्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और इस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी पे कितना मिलेगा? 6.25% मिलेगा। इट इज समवॉट रिलेटेड टू एसएलआर, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आरबीआई और बैंक के बीच लोन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसके बिहाफ पे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्गेज के रूप में नहीं रखनी होगी। It can be directly, the money can be taken or given on a rate that is called standing deposit facility. Then MSF rate and bank rate 6.75% है। To remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. वही flexible inflation टारगेटिंग। बच्चा इतने भारी भरकम वर्ड्स को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारी भरकम वर्ड्स सरदर्द दे सकते हैं। सो सिंपल समझो क्या है? इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, प्लस इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए, टारगेट मतलब डाउन करना है, इकोनॉमिक के ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अनदर थिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द मीडियम टर्म टारगेट फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 4 ± 2%. So this was about your some current, then again current updates. Global economy के context में है, the global economy is sustaining the momentum gained in the preceding quarter in spite of still elevated through moderating inflation, tighter financial conditions, banking sector stress and lingering geopolitical conflicts. अब global economy के context में कुछ important points हैं जो you must know कैसे क्या क्या हैं। अब ये देखो, पहली चीज मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन। मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन का क्या है? जो सीपीआई का टारगेट है वो क्या है? 4 ± 2% के आसपास रखना है सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को। दूसरा पॉइंट क्या है? टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस। जब आप रेपो रेट इंक्रीज करोगे, सो व्हाट इट विल लीड टू? इट विल लीड टू अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और जो कॉन्ट्रैक्शनरी होगी वो क्या होगी? टाइटर ही तो होगी। जब आपका हाथ खुला रखोगे तो ज्यादा पैसा आएगा, हाथ जब आपका बंधा हुआ या बंद है तो कम पैसा आएगा, दैट इज टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी। देन बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेस है। बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेस क्या है? जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। सब परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होते हैं। देन डोमेस्टिक इकोनॉमी का एस्टिमेशन करें तो इंडिया की जो रियल डोमेस्टिक ग्रोथ रेट थी या जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 4.5% से Q3 में बढ़ के 6.4% हुई Q4 में 2022-23 के लिए। 21-22 में यू नो कि ग्रोथ रेट पहले तो 20 में नेगेटिव चली गई थी, देन इट वेंट अप, फिर थोड़ी सी डाउन हुई बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड हायर नेट एक्सपोर्ट्स। आपकी ग्रोथ रेट Q4 में अपने को ज्यादा दिखी। देन रियल जीडीपी ग्रोथ वाज placed at 7.2%. That was a phenomenal growth. India became the fastest economy, if I would say, higher than the second advanced estimates of 7%. कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ थी वो 7.2% पे थी। किसके लिए? 2022-23 के लिए। अब समझो, तुमको एनआईए पढ़ाया था ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और नेशनल इनकम अकाउंटिंग में बताया था 2 टाइप के जीडीपी होंगे, एक रियल और एक नॉमिनल।
रियल जीडीपी का मतलब क्या है, यहां पर इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट किया है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि हमको एक्चुअल ग्रोथ निकालने के लिए जो ग्रोथ रेट है उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द बेस ईयर। बेस ईयर क्या था 2011-12, वहां से अभी तक जो प्राइस राइज हुआ होगा 2022-23 में, उसमें एक एवरेज इन्फ्लेशन आएगी, उस इन्फ्लेशन को उस ग्रोथ रेट में एडजस्ट करेंगे तो जो ग्रोथ रेट आती है वो कहलाती है रियल ग्रोथ रेट, और ये रियल ग्रोथ रेट इज 7.2%। This is at constant price. Yes, this is at constant price. अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीपीआई इन्फ्लेशन को लेकर के। सो दीज आर फैक्चुअल पॉइंट्स विच यू कैन रीड ऑन योर ओन। दिस नीड्स नॉट टू बी टेल यू कि सीपीआई इन्फ्लेशन, मैंने बताया सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको बताया था इन्फ्लेशन की क्लास में। सो यू नो ऑल दो सेगमेंट्स, ऑल दोज इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। तो सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इट फेल शार्पली टू 4.7% इन अप्रैल। जस्ट गिव मी अ मिनट। CPI इन्फ्लेशन का क्या है, इट हैज गॉन शार्पली 4.7% इन अप्रैल फ्रॉम 6.4%। अभी देखो ये ब्रीच चल रहा था, ब्रीच क्या चल रहा था, जो 4 ± 2 वाले टारगेट था उससे ज्यादा थी इन्फ्लेशन फरवरी में, बट इट केम डाउन टू द सेट टारगेट ऑन द बैक ऑफ लार्ज फेवरेबल बेस इफेक्ट्स। Thereafter, the services sector was the growth driver for the economy in 2022 and 2023. Revival of demand in the service sectors badly hit during what? During the pandemic and has sustained the growth of overall sector. अब यहाँ पे देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, रिवाइवल ऑफ डिमांड कहाँ पे, सर्विस सेक्टर में। क्या हुआ, पैंडेमिक के दौरान जो हिट हुआ था वो सस्टेन बैक हुआ। पॉइंट क्या है ये समझाने का, यहाँ पे ये समझो, जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड सेक्टर्स कौन कौन थे? टेल मी अबाउट दीज 3 सेक्टर्स। इन तीनों में से मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर कौन सा था? एग्जैक्टली टर्शियरी। क्यों था? बिकॉज इट इज द सर्विस सेक्टर, रेस्टोरेंट्स, different tourism and tourist industries, travel industries, apart from it different IP, BPO, IT companies and other companies at the same time and other sectors of the economy. So this was the worst hit sector एक तरीके से, और इसको फिर से क्या किया है, सस्टेन किया है आफ्टर द पैंडेमिक। दैट शोज अ गुड रिवाइवल। देन ई-वे बिल्स, टोल कलेक्शंस रजिस्टर हुए डबल डिजिट ग्रोथ के साथ। दैट शोज अ गुड इंपॉर्टेंस बिकॉज दिस विल इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन ग्रोथ आउट परफॉर्म मार्केट एंड एक्सपेक्टेशन डिड फॉल फ्रॉम 9.1% टू 7.2%। सोचा तो ये गया था कि 9.1% से ज्यादा की ग्रोथ रेट आगे भी रहेगी, बट इट फेल टू 7.2%। I hope in my inflation class I have told you about different indicators of inflation like CPI, WPI. So we have discussed everything, right, in our class. You sure, right? Then this is again factual. Factual पढ़ने में you won't get much interest, so rather I'll skip this. You will read it on your own. अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो you guys can ask me the question. Yeah, please ask. रुपए डेबिट कार्ड और जैसे वीजा डेबिट कार्ड है, मतलब इनमें डिफरेंस क्या? Have you heard about payment gateway? What does it mean? जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, ये सारे वो इंटरमीडिएटरी हैं। रुपे इज इंडियन वर्जन ऑफ वीजा, मास्टर कार्ड एंड मास्टर। रुपे हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट दैट शोज रुपी पेमेंट। सो इट इज, रुपे इज नथिंग बट इट इज अ पेमेंट गेटवे डेवलप्ड बाय इंडिया।
So now you see government is promoting so much the RuPay cards and other segments at the same time. Clear? So point was core inflation. What is core inflation that you must know? Core inflation is that जब अब जो volatile goods होते हैं ना, volatile goods क्या हो गए, जैसे ब्रेड हो गया, बटर ब्रेड वगैरह हो गया, सब्जियां हो गई या क्रूड ऑयल हो गया, ये सब क्या है, इनके प्राइस बहुत वोलेटाइल हैं। जब इन वोलेटाइल चीजों के प्राइस में इंक्रीज को आप हटा करके जब इन्फ्लेशन को नापोगे तो वो इन्फ्लेशन क्या कहलाती है, कोर इन्फ्लेशन। इसमें पॉइंट्स क्या आ जाएंगे वोलेटाइल, उसमें फ्यूल आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है, पेरिशेबल गुड्स कह लो, सर्टेन ईडेबल्स कह लो, जिनके प्राइस घटते बढ़ते रहते बहुत ही वोलेटाइल होते हैं। इन सबको हटा दो तो जो इन्फ्लेशन आती है वो कोर इन्फ्लेशन कहलाती है। कोर इन्फ्लेशन कितनी डाउन हुई है, इट डाउन फ्रॉम 6.2% इन जनवरी टू 5.1% इन अप्रैल दिस पर्टिकुलर ईयर। जैसे किसी पर्टिकुलर पेरिशेबल गुड का कि जैसे अभी टोमेटोज आर गोइंग थ्रू एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, तो वो भी कोर इन्फ्लेशन का पार्ट रहेगा। It won't be a part of core inflation. Why? Because the prices are very volatile. For example, for today, you will get it for 120 rupees per kg. Very next day, if supply makes it, you will get it on 80 rupees per kg. And even if we go a week before or 10 days before, it was 40 rupees kg. So this is what this shows volatility in the market. And अगर हम इसके बेसिस पे इन्फ्लेशन को चेक करेंगे तो अगर मैं बेसिक फॉर्मूला लगाऊं, कहीं भी परसेंटेज निकालेंगे तो 120 माइनस 40 करो, अगेन डिवाइडेड बाई 40, तो ईशान कितना हो गया, 80 बाई 40 कितना हो गया, 2। So what it shows, 2 आया, 2% नहीं हुआ, इसमें 100 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 2 में आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाई 100। सो टोमेटोज की वैल्यू कितने परसेंट से बढ़ गई, 200% से 200%। तो अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, गाना शुरू हो जाएगा या नहीं शुरू हो जाएगा, कौन सा गाना, एग्जैक्टली। अच्छा एक चीज और आपने पहले yes. वो जैसे होर्डिंग के साथ बताई थी, तो किसी पर्टिकुलर गुड का जो प्राइस है वो होर्डिंग की वजह से भी राइज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे पल्सेस है, ठीक है, मान लीजिए इस साल पल्सेस की जो प्रोडक्शन है वो डाउन हुई, ठीक, तो एक पॉइंट के आगे प्रोडक्शन अगर डाउन है तो सप्लाई भी डाउन होगी, राइट, तो देयर विल बी सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। व्हाट विल हैपन, अगर यहाँ पे कोई होर्डिंग कर ले इस पर्टिकुलर चीज की, तो सप्लाई फिर क्या होगी, और ज्यादा डाउन होगी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिमांड जो है दैट इज ऑफ 10 मीट्रिक टन, कितनी है, 10 मीट्रिक टन है डिमांड, और जो प्रोडक्शन हुआ है वो इस बार केवल 8 मीट्रिक टन का हुआ था। अब 8 मीट्रिक टन के प्रोडक्शन को जब सप्लाई साइड में होल्ड कर लिया उन्होंने, तो 4 मीट्रिक टन यहाँ पे इन्होंने होल्ड कर लिया, और यहाँ पर क्या आ गया, 4 मीट्रिक टन ही बचा। अब कॉन्टेक्स्ट समझिए, डिमांड कितने की है, 10 की है, मार्केट में अवेलेबिलिटी कितने की है, 4 की है, तो नेचुरली क्या होगा, प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। अगर तुम लोग 2015-16 में छोटे बच्चे नहीं थे तो तुम लोग को पता होगा कि पल्सेस के प्राइस 200 से ऊपर चले गए थे 2015-16 में। और आज की डेट में जब आप पल्सेस खरीदने जाओगे, जैसे मान लो अरहर की दाल पे ज्यादा प्राइसेस बढ़े थे या तूर दाल पे, तो उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1 kg का क्या है, अराउंड 200 रुपीज पर केजी या 190-195 रुपीज पर केजी। अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग प्राइसेस। अब समझिए, अगर अभी भी ये 200 रुपए पर केजी ही बिक रहा है, तो क्या दाल के प्राइस में कोई भी बढ़ोतरी हुई पिछले 6-7 सालों में? हुई, क्योंकि जब ये होल्ड किया था तब ये प्राइस बढ़ा था, और जब गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप से रेट्स मारी या वो मारी, तो ये प्राइस फॉल डाउन होके 140 रुपीज पर केजी पहुंच गया था। सो जो वोलेटाइल गुड्स हैं, इनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत आगे पीछे होता रहता है इमीडिएटली, वो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। जैसे कि क्रूड ऑयल, आप देखते होंगे कि क्रूड ऑयल आए दिन कभी महंगा होता है, कभी सस्ता होता है।
उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये पूरा मार्केट ड्रिवन है, सप्लाई और डिमांड पे बेसिस है, तो ये पूरा प्राइसेस वो होते हैं, तो वोलेटाइल गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन में वो गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे, वो गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज काउंट नहीं होगा जो वोलेटाइल इन नेचर है जिनके प्राइसेस। सो कोर इन्फ्लेशन क्या हुई, फेल हुई कहां से, 6.2% जनवरी में थी और अप्रैल में कितनी है, 5.1%। दैट शोज अ गुड पॉइंट। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है या ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो कम हुई है। दूसरी तरफ जो ट्रेड डेफिसिट है इंडियन गवर्नमेंट का वो भी नैरो डाउन हुआ है, शार्पर डिक्लाइन हुआ किसका, इंपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट्स की अपेक्षा। विज़ एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं हमारे। अब ये कुछ गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं कि एक्सपोर्ट को, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट है कि US $1 ट्रिलियन तक पहुंचना है। ये तो बहुत दूर की बात है अभी एक्सपोर्ट्स में, मर्चेंडाइज के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी चीज क्या है, सेवरल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के सेक्टर में, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के उसमें, और उसके अलावा रुपे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी बोला है। ये क्या है, आपने देखा होगा कई सारी कंट्रीज रुपे कार्ड को यूज करने के प्लान में है, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स को, कंट्रीज लाइक भूटान, कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज एट द सेम टाइम। So that is internationalization of rupee as a payment gateway. So this was all about monetary policy in India and Reserve Bank of India. So this was it from monetary policy and Reserve Bank of India. Another topic is finished now. अब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मेहनत का एक्चुअल टाइम आ चुका है, बिकॉज कॉन्सेप्ट वाले मेजर पार्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं आपके लिए। अब कॉन्सेप्ट वाले जब मेजर पार्ट कवर हो गए तो अब जो भी डिटेल्स आएंगी वो ज्यादातर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी, ना कि कॉन्सेप्चुअल, बट आई ट्राई टू समराइज इट लाइक ए स्टोरी और कुछ इजी एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको पूरा सब कुछ क्लियर है। अब क्या क्या खत्म किया हमने, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज वाज बेसिक्स पढ़ लिया, बेसिक्स के बाद नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ लिया, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बाद क्या पढ़ा, गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ा आप लोगों ने, गवर्नमेंट बजटिंग के बाद हमने अगली क्लास में क्या पढ़ा, टैक्सेशन, और टैक्सेशन के साथ टू सर्टेन एक्सटेंट हमने इन्फ्लेशन का भी टॉपिक कवर किया। इसके बाद हमने क्या कवर किया, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया विद द सेगमेंट ऑफ RBI एंड अदर थिंग्स। तो ये एक मेजर चंक आपका कवर हो चुका है, और इस मेजर चंक से एटलीस्ट अगर प्रीलिम्स में 15 से 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस यू विल गेट फ्रॉम हियर। So that makes this segment very important for you from examination point of view, and I hope मैंने जितने सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की, आपको हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक समझ में अच्छे से आया होगा। Even if you see the EPFO paper for this year, you will get most of the questions have been covered in my class, that I can assure you, because the topics, the kind of questions has come from the economics perspective were from here only, and most of the terminologies and the topics I have covered. So that will give you an edge in your exam if you focus properly on these topics. That will make your basics strong, और अगर बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप ये मान के चलो कि आपका जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो ओवरऑल कॉमन सेंस है, वो लगा के आप क्वेश्चन को हमेशा करेक्ट ही करोगे, दैट इज फॉर श्योर। So you need to focus on all the topics which I have covered here. इसके बाद I'll start with a new topic today. So just give me a minute. Indian economy, poverty and unemployment के बारे में बात करनी है अब हमको। देखो देश में हमेशा से नारा रहा है और हर गवर्नमेंट यही कहती है कि हम गरीबी भगाएंगे, रोजगार लाएंगे, but reality is far different from that. इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम जो बात करेंगे उसकी बात करते हैं, पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करेंगे। देयर आफ्टर विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर कमिटी रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन। ये टॉपिक यहां डाला इसलिए है कि आपके यूपीपीसीएस में प्लस बीपीएससी में और अदर स्टेट सर्विसेज में ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है उनका।
फेवरेट टॉपिक होने की वजह से दे कीप ऑन आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. सो दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर यूपी PCS and UP Bihar PCS prelims point of view. At the same time, these topics are important from UPSC mains point of view. So without wasting much time, I want to draw your attention towards what is poverty. तो भाई ईशान, absence of resources, quite good. ठीक है, I am putting the points and you guys will tell me what are the points. Absence of resources, or rather we can write absence of basic amenities. ठीक है, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिक जरूरतें हैं, उनकी कमी को हम गरीबी से जोड़ सकते हैं. तो एक मूवी आई थी 1970s के आसपास, रोटी कपड़ा और मकान. तो गरीबी क्या है? जिसके पास रोटी कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरतें नहीं है, वो क्या है? गरीब है. So गरीबी की एक बेसिक डेफिनेशन समझो. When an individual is unable to meet his basic needs like food, cloth and shelter. फूड, क्लॉथ और शेल्टर की बेसिक नीड को भी अनेबल हो पूरा करने में, तो वो क्या है? गरीब है. और पॉवर्टी इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन इज नॉट एबल टू मीट हिज बेसिक नीड्स. पॉवर्टी देन दो टाइप्स की होती है, एक एब्सोल्यूट और दूसरी रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज. वहीं पे अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी की बात करेंगे तो व्हेन वी कंपेयर बेस्ड ऑन डिफरेंस इन इनकम, फॉर एग्जांपल ईशान की इनकम 20 लाख रुपए है और मेरी इनकम सिर्फ 10 लाख रुपए है. मजाक है, सीरियस नहीं है ये बात. सो एक डिफरेंस हुआ. सो मैं क्या हुआ? ईशान की अपेक्षा ज्यादा गरीब हुआ. सो दैट इज व्हाट? दैट इज सापेक्ष गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी. Clear? So depends, it is based on difference in income or expenditure on different sections of societies. For example, मान लीजिए ये एक छोटा सा घर है, ये घर मिस नैन्सी का है. इस घर में what you will have, नैन्सी के पास AC भी है, फ्रिज भी है और एक बड़ा सा LED टीवी भी है या OLED टीवी भी है जो लाख रुपए का आता है. प्लस इनके पास एक छोटी सी कार भी है. ये छोटी नहीं, ज्यादा बड़ी होगी, सॉरी मेरी आर्ट बहुत खराब है, सो पार्डन मी फॉर दैट. ये सब चीजें हो गई. वहीं पर मान लो बिहार के एक छोटे से गांव की छोटी सी तहसील के गांव में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है रवि. रवि के पास छोटा सा घर है, कच्चा मकान है और इस कच्चे मकान में उसके पास सोने के लिए बेड भी नहीं है. तो ये जब कंपैरिजन करोगे तो ये कंपैरिजन क्या कहलाएगा? सापेक्ष गरीबी का कंपैरिजन. बट वहीं पर जब हम बेसिक एमिनिटीज की बात कर रहे हैं, जैसे कपड़े, शेल्टर या खाने की, आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम का खाना नसीब होना मुश्किल है जिनको. You can see such people on roads. You can see so many laborers who sleep empty stomach because उनको उस दिन का वेजेस के लिए कोई काम नहीं मिला. ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं. Another thing is poverty is was measured by earlier planning commission and now it is measured by नीति आयोग. But sadly 2011 के बाद कोई भी poverty estimation का डेटा हमारे पास नहीं है because कोई भी estimation नहीं लिया गया है. All the data are proposed through two different things. First, labor participation ratio और एक preferred लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो होता है, उसके बेसिस पर. अब कुछ पॉइंट समझिए. जैसा अब ईशान ने बोला कि पॉवर्टी क्या है? एक अभिशाप है सोसाइटी के ऊपर. ये अभिशाप क्यों है? उसके पीछे का रीजन क्या है? अब कुछ डेटा बताता हूं, वो डेटा सुन के चौंक भी सकते हो. ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये एक कमेटी का डेटा है इंडिया में जो ये कहती है कि यदि एक व्यक्ति अपने खाने पे एक दिन में 32 रुपए खर्च कर रहा है किसी शहरी क्षेत्र में तो वो गरीब नहीं है. कितने रुपए?
32 रुपए। वहीं पर वर्ल्ड बैंक का डेटा ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति $1.90 इन्वेस्ट मतलब कर रहा है या उससे ज्यादा कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। स्पेंड कर रहा है, नॉट इन्वेस्ट। $2 में क्या ही इन्वेस्ट करेगा बेचारा। तो अगर इसको निकालोगे तो 81 रुपीज के हिसाब से अगर निकालो तो तकरीबन 160 रुपीज के आसपास ये बात पहुंचती है कि 160 रुपए। तो कहां वर्ल्ड का डेटा कितना है? 160 रुपए पर डे का, और इंडिया का डेटा क्या है? 32 रुपए पर डे का। सो इंडिया में ना सिर्फ गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है बल्कि उन गरीबों की भी कंडीशंस का मजाक उड़ाया जा रहा है जिनके पास एक समय का खाना खाने के लिए भी पैसा पर्याप्त नहीं होता है। खुश होना चाहिए हमें कि बिकॉज ऑफ मोदी जी टमाटर पेट्रोल से महंगा है, पेट्रोल टमाटर से सस्ता है एट द सेम टाइम। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके देश में पेट्रोल सस्ता हो गया है। किससे? टमाटर से। अच्छा है बेटा, एक दिन में ही सारी वो पूरी हो जाएगी, क्या कहते हैं, हसरत। Poverty estimation in India. See, there were different committees, but the major work was done by Planning Commission. और प्लानिंग कमीशन के बाद अलग अलग कमिटीज आई। अब देखो यूपीपीसीएस वाले क्या करेंगे, पूछ लेंगे कि कंजम्पशन के आधार पर पॉवर्टी का डेटा किस कमेटी ने दिया, तो भैया ये लक्कड़ वाला कमेटी थी। अगर पूछ लिया पॉवर्टी लाइन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेसिस पे किसने दिया, तो ये कौन सी कमेटी थी? तेंदुलकर दी। अगेन किसने दिया? तेंदुलकर कमेटी। See, this is a wrong statement. It was not Tendulkar. It was Rangarajan. सी रंगराजन कमेटी। अब समझिएगा, आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। कौन करता है? प्लानिंग कमीशन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। यू शुड नो कि इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन किसके बेसिस पे होता है? एक्सपेंडिचर मेथड के बेसिस पे। दैट इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डेटा बाई, पहले एनएसएसओ के द्वारा होता था बट अब ये एनएसओ हो गया है। हमने यहां पर एनएसएसओ इसलिए लिखा है बिकॉज दिस डेटा is not published from 2017-11 onwards. Then there were different committees which were made related to poverty estimation. यही सब थी जो कांग्रेस को गर्त में डालने के लिए बहुत काफी थी। सी रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही बवाल हुआ था कि ये गरीबों का मजाक है। तो somebody one MP said कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में तो 5 रुपए में थाली मिल जाती है। You get it in 5 rupees because it is Parliament of India. So 1979 में वाई की अलग कमेटी बनी थी। 1993 में लकड़वाला कमेटी, विच आई जस्ट टोल्ड यू कि इन्होंने कैलोरी वाली जो डेफिनेशन थी वो इन्होंने दी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का कंजम्पशन कर रहा है, कितने कैलोरी का? 2100 कैलोरी का, तो ही इज नॉट पुअर। इफ समबडी इज हैविंग द कंजम्पशन ऑफ 2400 कैलोरी इन रूरल एरिया, तो वहां पर वो पुअर नहीं कहलाएगा। अगर 2400 कैलोरी से कम का कंजम्पशन है तो वो गरीब कहलाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। शहरी क्षेत्र में कम क्यों है, गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा क्यों है? फिजिकल वर्क, एग्जैक्टली, फिजिकल लेबर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होता है। फिर तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया, साल भर में अगर 816 रुपए खर्च कर रहे हैं आप, साल भर में सॉरी एक महीने में अगर आप कितना खर्च कर रहे हैं? 816 रुपए। किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। तो आप गरीब नहीं हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के लिए लिमिट क्या की गई? 1000 रुपए। तो बच्चा ये बताओ, तुम में से कौन सा बच्चा है जो एक महीने में 1000 रुपए में अपना पूरा खर्चा चला लेगा? क्या कोई भी चला पाएगा? 1100-1200 के लगभग तो सिलेंडर हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हफ्ते भर की सब्जी भी आज की डेट में लेने जाते हैं तो यू हैव टू पे 1000 रुपीज। एक दिन का खर्च होता है हमारे घर में। बट नेचुरल है विद मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर एक्सपेंडिचर जोड़ा जाए अलग अलग लेवल्स पे, पूरी फैमिली का कंबाइंड एक्सपेंडिचर किया जाए, तो जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास में किसको बोल रहा हूं? जो अपने आप को मिडिल क्लास कंसीडर करता है। बिकॉज वर्ल्ड की डेफिनेशन से जितने भी इंडिया में मिडिल क्लास हैं, दे आर नॉट मिडिल क्लास, दे आर लोअर मिडिल क्लास। और इनका जो एक्सपेंडिचर है पर डे का, वो एटलीस्ट 1000 to 2000 के बीच में है पर डे एट डिफरेंट लेवल्स। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भैया महीने भर में 1000 रुपए अगर तुमने खर्च कर लिया तो तुम क्या नहीं हो? गरीब नहीं हो। 2009 में वो कांग्रेस की सरकार। फिर 2014 में अगेन कांग्रेस वाली सरकार थी।
बिफोर मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके बाद कोई भी कमेटी बनाए, बिकॉज ऐसा कुछ आ जाता है फिर से लोगों को मौका मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन बेस की मंथली एक्सपेंडिचर, और मंथली एक्सपेंडिचर क्या था, अगर 5 लोगों के परिवार को मिला करके अगर 4,860 रुपए कोई खर्च कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो क्या नहीं है, गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्र में कितना है, 7,035 रुपए। तो भाई अगर तुम्हारा परिवार 5 लोगों वाला है, 5F वाला है, तो इस अगर 5F की इनकम मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 7,035 रुपए शहरी क्षेत्र में, तो तुम क्या नहीं हो, गरीब नहीं हो। सर मैं देता हूं 10,000 रुपए, 5 नंबर। तो ये क्या है, ये आपकी गरीबी का, असल में जो गरीब व्यक्ति हैं उनका उपहास है, उनकी गरीबी का उपहास है। ये डेटा मिसलीडिंग इसलिए होता था कि जब हमारे स्टैटिस्टिक्स आए तो वो रिड्यूस्ड है कि हम अंडर पुअर कितने लोग हैं, वो सब चीजें ये मिसलीड करने के लिए होता है, ये इसको कोई रैशनल मतलब होता है। These datas are basically not the exact field datas. These datas are moreover estimated datas based on the consumption expenditure by average Indians at different places at different times and zones. So that's why these doesn't become the effective data. They will tell you कि 32 रुपए में कैसे आप एक दिन का खाना खा सकते हैं, कैसे आपको वो मिलेगा, but they will not be able to convert this 32 रुपया in 2400 कैलोरी in a day or 2100 कैलोरी in a day. For example, एक थोड़ी सी पुरानी सी बात है बट फिर भी ले आता हूं आपके सामने। अब जैसे 2400 कैलोरी है, क्या एक रिक्शा वाला, बिकॉज उससे ज्यादा फिजिकल लेबर आई डोंट थिंक सो कोई करता होगा पूरे दिन भर में, क्या वो रिक्शा पुलर 2400 कैलोरी पाता होगा, नहीं पाता होगा। तो वो क्या करता है, whenever you are doing so much of exercise induces your pain for some time। और रिक्शा चलाना, साइकिलिंग करना, और पूरे दिन भर साइकिलिंग करने के बाद आप लोग देखते होंगे, आप लोग एक चीज बोलते होंगे कि देखो रिक्शा वाला दारू पी के पड़ा हुआ है साइड में, द पर्सन हु इज पुलिंग द रिक्शा, वो दारू क्यों पीता है, जस्ट टू रिड्यूस दिस पेन, जस्ट टू स्लीप, because with pain they will not be able to sleep at the same time. So that is a social issue which you must know, which you must understand with people. आज के डेट में तो यंग पॉपुलेशन इतनी बर्बाद हो चुकी है कि even from 13 and 14 people started doing smoking and different kind of nasha and all at the same time. You can see around so many guys, even the very young kids are doing so. Plus ये टिकटॉक आ गया है और भी 50 चीजें आ गई हैं, जिसके बाद दुनिया में जिसने टिकटॉक नहीं बनाया, लिपसिंग हैज बिकम अ ग्रेट टैलेंट एक्चुअली इन आवर कंट्री। सो कुछ टाइम के बाद लिपसिंग पे भी नोबेल मिलेगा, कि नोबेल प्राइज लिपसिंग पे भी मिलने लगा आजकल। खैर, दीज वर सर्टेन कमिटीज, आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट दैट। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी पनगड़िया कमेटी की, विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पनगड़िया जी ने कुछ बताया अच्छा। The latest report, Pangadia and More committee की report थी. What it says, the poverty ratio of 32% in 2019 and 26% 2022 using PLFS consumption data. ये PLFS consumption data की मैं बात कर रहा था, जो लेबर पार्टिसिपेशन रिपोर्ट के अलावा होती है. So what they are doing, they are not estimating it directly. They are using other data, जहां पर ये दिखा रहा है कि employment या पार्टिसिपेशन रेट क्या है लेबर का, और उनका जो कंजम्पशन है उस कंजम्पशन के अकॉर्डिंग इन्होंने डेटा निकाला है, जहां पर इन्होंने पॉवर्टी रेशियो को क्या बताया, इट इज 32% ऑफ द पॉपुलेशन, और रिड्यूस होके कितना हुआ 2021 में 26%। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की अगर बात करेंगे, यूएनडीपी की रिपोर्ट 2022 की, तो इंडिया में पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल 16.4% है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के 3 इंडिकेटर्स होते हैं, दैट इज योर होमवर्क। I know it, but I won't tell you here. So you should know कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के क्या पैरामीटर्स होते हैं। इस 16.4% के अलावा अराउंड 18% एडिशनल पुअर भी हैं मल्टी डायमेंशनल पुअर्स के अलावा। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट जो मैंने बोला 32 रुपए या 33 रुपए वाली बात, इट इज देयर।
अर्बन के लिए और 27 रुपए रूरल के लिए। क्या ही मजाक है ये। रंगराजन कमेटी ने थोड़ा बढ़ाया बट इतना भी नहीं बढ़ाया, इन्होंने बोला भैया 33 तो बहुत कम है, 47 रुपए मान लेते हैं और 32 रुपए मान लेते हैं। एक काम करना चाहिए, मिस्टर रंगराजन को 50 रुपए दे देना चाहिए कि सर प्लीज गो अहेड एंड फुलफिल योर 1 डे एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन जस्ट 50 रुपीज। एग्जैक्टली। द पॉवर्टी लाइन परसेंटेज और उसके अकॉर्डिंग का डेटा है विच इज नॉट मच रेलेवेंट फॉर अस। देन पॉवर्टी की कुछ बेसिक चीजें हो गई। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है पॉवर्टी कितने टाइप की होती है। पॉवर्टी से रिलेटेड कमिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं कई बार, तो दे आर बेसिक एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ऑलवेज। अनएम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, नैंसी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट? work but you don't make work. That's very true. Like you are somebody who is eligible and ready for work and you are searching for work but you are not getting the work. That is what? That is unemployment. So it is a stage when a person is willing to work but he is not getting any kind of work or partial work or his work is unrecognized work. If I talk about India में unrecognized work क्या है, so just tell me any sector जहाँ पे unrecognized work है। Homemakers, very true. और ईशान, apart from homemakers, right ईशान, agriculture workers in the farms. Here one point becomes that takes you in your social issues, that is feminization of agriculture plus feminization of poverty at the same time. ऐसे का टॉपिक हो गया, इसको लिख के ले आना, feminization of poverty and feminization of agriculture 500 words में. There are different type of unemployment which prevails. First is voluntary unemployment. Voluntary unemployment में क्या होता है? Work is available plus you are eligible but not willing to work. सुना है ना आलसी? तो बेटा तुम आलसी हो इसलिए तुम काम नहीं करना चाहते, तुम्हारे लिए एक काम भी है, तुम एलिजिबल भी हो लेकिन काम नहीं करना चाहते। जैसे कि ईशान बेटा तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास में, आई नो डैट। ठीक है बेटा, यू आर वेरी गुड एट स्टडीज, आई नो, इट वाज जस्ट अ मजाक, सो टेक इट एज अ मजाक। खैर अब दोबारा आते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पे। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात क्या है? फॉर एग्जाम्पल रवि किशन है, रवि किशन मूवीज में काम करना चाहते हैं, ठीक है, रवि किशन अभी एमपी भी हैं गोरखपुर से, तो रवि किशन क्या करना चाहते हैं? मूवीज में काम करना चाहते हैं, बट क्या है, नो वर्क इज अवेलेबल और वर्क इज नॉट अवेलेबल as per his eligibility। कहने का मतलब ये है कि या तो काम नहीं है या तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं है, तो वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हियर यू आर विलिंग टू वर्क बट कोई भी काम आपको या अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली। तीसरा डिसगाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पर जो काइंड ऑफ फील्ड वर्क करें, कहां पर? एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये क्या है भैया? मान लो 1 हेक्टेयर का खेत है, सीमांत जोत है। इस 1 हेक्टेयर के खेत में जहां पर केवल 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, वहां पर पूरा का पूरा परिवार इसी खेत में काम कर रहा है सालों से। कोई भी क्या है,
पैसा तो लिमिटेड ही आ रहा है ना, तो यहां पे जो 3 लोग हैं वो बिना किसी पेमेंट के तरीके से काम कर रहे हैं, दैट इज डिसगाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब ये होता है कि जो डिफिशियंसीज हैं, डिफिशियंसीज क्या है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे यहां पर एग्जांपल ले लो एमएसएमई का। एमएसएमई सेक्टर के साथ क्या दिक्कत है? एमएसएमई सेक्टर के साथ दिक्कत है ये ट्रेडिशनल है, मोस्टली ट्रेडिशनल से मेरा मतलब है मैनुअल प्लस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से नहीं होने की वजह से क्या होगा, एमएसएमई जॉब लॉसेस होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी और प्रॉफिट नहीं होगा, जिसकी वजह से एक डिमांड आउटपुट नहीं आ पाएगा। एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, आपको याद होगा बचपन में जब आप साइकिल खरीदने जाते थे तो आप सबसे ज्यादा साइकिल किस कंपनी की देखते थे? एटलस। एटलस वाज द ब्रांड ऑफ साइकिल्स इन योर चाइल्डहुड, बट ये एटलस अभी कुछ साल पहले बंद हो गया। क्यों बंद हुआ और क्यों लोग अनएम्प्लॉयड हुए? दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, where with the advancement of technology, with the advancement of demand, you don't change it. Even agriculture is also an example of structural unemployment. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर आज भी उस ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स पे ज्यादा फोकस्ड है, ना कि न्यू एंड मॉडर्न मेथड्स पे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल है, कुछ पर्टिकुलर उसकी डिमांड आती है। साइक्लिक भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सीजनल की तरह ही होता है, बेस्ड ऑन द सीजन्स एंड डिमांड। जैसे कि अमेरिका में क्या है, 6 मंथ देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जहां पे 6 मंथ जॉब होती है और 6 मंथ यू गेट अनएम्प्लॉयड। सो दैट बेस्ड ऑन एग्जैक्टली द बिजनेसेस लाइक कूलर, एसीज एंड फ्रिज, ये लोग क्या होंगे, ये दे विल सिटिंग आइडल। अगर उनको दूसरी कोई वो स्कीम नहीं आती होगी तो आइडल बैठेंगे वहां पे। देन इनिशियल अनएम्प्लॉयमेंट, मार्केट में ओवरऑल डिमांड कम हुई है और बिकॉज ऑफ डिमांड डिफिशियंसीज की वजह से क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइज। साइक्लिक इज द सेम एज सीजनल, आई जस्ट टोल्ड यू। लाइक साइक्लिक इज व्हाट, एक साइकिल है, मान लो 6 मंथ का साइकिल है, ठीक है, या 3 मंथ का साइकिल है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ डिमांड रहेगी, 3 मंथ डिमांड नहीं रहेगी। सो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ 1 पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। इसका अनएम्प्लॉयमेंट का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। फ्रिक्शनल इज अगेन अ काइंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंपनीज एंड द मॉडर्न एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, बेस्ड ऑन दैट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लो कोई बीटेक डिग्री होल्डर है, वो बीटेक डिग्री होल्डर किसी कोचिंग में जाके पढ़ा रहा है, दिस इज व्हाट, educational unemployment or educated unemployment. That means you have certain sort of employment but you are not working in a field of which you are professionally sound or you are having a degree of that. Clear? ये different type of unemployments हो गए। मेजरली जो पूछा जाता है एग्जाम में वो आपका डिसगाइज के बारे में पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। देन एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन पहले एनएसएसओ था, अब 2 हो गए। बता रहा हूं बेटा, रुक जाओ 1 मिनट। The measure is now being done by NSO plus सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी भी डेटा निकालता है अनएम्प्लॉयमेंट का। मेजर्स अंडर 3 स्टेटस। फर्स्ट 180 दिन अनएम्प्लॉयमेंट के, करंट वीकली स्टेटस 1 आवर भी ना मिला हो काम का, एंड करंट डेली स्टेटस पर्सन्स और डेज में इन्वॉल्वमेंट को लेकर के। ठीक है, ये 3 अलग अलग तरीके से आप अनएम्प्लॉयमेंट को निकाल सकते हैं। देन बिफोर थैंक यू आई वांट टू टेल यू कुछ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का एक डेटा आया है अभी लेटेस्ट, जिसने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 7.2% या 7.3% आया है
8.5% से। ये मई में था शायद और ये जून का डेटा है। अब इसमें क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट कम क्यों हुई है? जॉब क्रिएशन इज नॉट द मेन रीजन, जॉब क्रिएशन की वजह से नहीं, बल्कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है? पर्सन्स विलिंग टू वर्क, इसमें 1.1% की कमी देखी गई है, विच हैज रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कहने का मतलब यह है कि पीपल हु वर सर्चिंग फॉर जॉब हैज गॉट डाउन बाय 1.1% एंड दिस हैज लेड टू रिड्यूस इन अनएम्प्लॉयमेंट एट 7.2 to 7.3%. Is it clear? I hope this is clear to you. So this was all major points about unemployment and poverty in India. You must know the basics. इसको छोटे और शॉर्ट में कवर इसलिए किया क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. They may ask you about the data that we will suffice with the current affairs. करंट अफेयर्स के सेगमेंट में विल डील की पॉवर्टी का डेटा क्या है या अनएम्प्लॉयमेंट का करंट डेटा क्या है, कैसे क्या क्या मेजर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पे कवर कर दिया. नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज बैंकिंग इन इंडिया. So banking system in India is very important topic from examination point of view. Before that, I want to tell you a few things which you need to read from your examination point of view. So just give me a moment. Yeah, there are some important points which I'll be telling you, and your homework will be you have to do certain sort of questions from all these topics from prelims perspective. First and foremost thing is all the questions from GDP you have to do it. नेशनल इनकम, नेशनल अकाउंटिंग को लेकर के जीडीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं. दूसरा, गवर्नमेंट बजटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, लाइक फिस्कल डेफिसिट को रिलेटेड होगा या बजट से रिलेटेड कोई पॉइंट होगा या इंपॉर्टेंट स्कीम होगी, दैट यू हैव टू डू. देयर आफ्टर मैंने मॉनेटरी पॉलिसी खत्म की. मॉनेटरी पॉलिसी में यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम रेपो रेट, देन ओएमओ का क्वेश्चन होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्वेश्चन होगा, या मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको करना है. फिर टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के सॉल्व करने हैं. एंड देयर आफ्टर जब ये सब कुछ सॉल्व कर लोगे तो इन्फ्लेशन से जो क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व कर लेना. ये आपका होमवर्क है. इस होमवर्क के बाद जो नेक्स्ट वीक की क्लास होगी, एक क्लास तो कल होगी, उसके बाद जब नेक्स्ट थर्सडे हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट थर्सडे आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम विद ऑल दिस क्वेश्चंस. आपके जो क्वेश्चंस की क्वेरीज होंगी वो क्वेरीज भी आप मुझसे पूछना इफ यू आर नॉट गेटिंग द क्वेश्चंस, बट हाँ, यू मस्ट सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. रीजन बीइंग, ये क्वेश्चंस आपके कंटेंट और कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे एंड दैट विल मेक यू मोर साउंड फॉर योर प्रिपरेशन एट द सेम टाइम. So what you have to do is you have to follow the topics the way I have written here and you have to solve the questions of last at least 8 to 10 years questions. और उससे ज़्यादा अच्छा होगा आप 2011 से 2023 के बीच में जितने सवाल आए हों उनको सॉल्व करें. You can get it from your any PYQ books. You can also get it from some certain special segments of the books which has topic wise PYQs. इवन ऑनलाइन आपको काफी कुछ मिल जाएगा ग्रुप्स में, सो यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर वेयर एवर इट इज कन्वीनियंट टू यू. ठीक है. दूसरी बात, जो भी कुछ मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसका डेटा आपको चाहिए होगा. लाइक read something about CPI, WPI. रीजन क्या है? CPI और WPI को मैंने थोड़े शॉर्ट में बताया था आपको. It need proper attention of yours. There is one producers price index. CPI की बात करो तो CPI is at the rate of consumer price index. और ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये क्या दिखाता है? रिटेल इन्फ्लेशन दिखाता है. वहीं पे WPI की बात करेंगे तो इट इज
होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज WPI। ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI है, इट ओनली डील्स विद गुड्स। वहीं पे जब हम CPI की बात करेंगे तो CPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करेगा एट द रिटेल लेवल, ठीक है, गुड्स होलसेल लेवल पे। PPI की बात की तो ये किस पे करेगा, प्रोड्यूसर्स लेवल पे करेगा। अगली चीज, इसके बास्केट ऑफ गुड्स में कितनी चीजें हैं, इज इट 450 प्लस और 670 प्लस, ये आपको देखना है। दूसरा, मेजर पोर्शन किसका है, सबसे ज्यादा WPI में परसेंटेज या थिंग्स में किसका है, वो है। CPI में क्या क्या है, देन CPI हैज डिफरेंट सेगमेंट्स, CPI अर्बन, CPI रूरल, देन CPI इंडस्ट्रियल वर्कर और CPI कंबाइंड। So what your homework is, you have to do all this from your examination point of view. It is important. So you need to know all these things, कैसे क्या क्या होता है। Then the another point is who publishes the data plus how this is calculated. So this is your homework, and even in my next class I'll be discussing some parts of it so that you will be able to understand, but you have to do some sort of brainstorming. At the same time you have to do some sort of content reading. This makes the topic is important from your examination point of view, because prelims mein you will get most of the questions on CPI and WPI in inflation. Clear? Then what I'll do is, from tomorrow onwards, every last 10 minutes will be a quick informative session related to prelims. That will include some sort of subject knowledge with important themes and points. That will make what? That will make your task easier, and your targeting of prelims and mains will be better at the same time. So what I'll do is, I'll give the last 10 minutes every day with a quick information session, and that quick information session will include certain important segments and context which will be very important from your examination point of view. So every day our new series will be there, that is the quick information session by My Academy by Shubham Dubey. That will be very beneficial for you. Right? Let's go back to the topic, that is banking in India. बैंकिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, व्हाट इज बैंकिंग सिस्टम, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, और इसके बारे में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज इट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन योर एग्जामिनेशन। बैंकिंग सिस्टम में इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग से शुरू करने से पहले सबसे पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव जो बैंक्स का होता है वो समझो। वो क्या होता है, बैंक्स का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है ईशान? राइट, बैंक का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है लोन देना। अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जाओगे तो बैंक इज ऑल अबाउट गिविंग लोन्स एंड अर्निंग प्रॉफिट। बट अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो बैंक के दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, विच इंक्लूड सो मेनी थिंग्स। अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, लोन और प्रॉफिट कमाना। बट वहीं पर अगर सेकेंडरी की बात करें तो डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, ये सब कुछ मैंने बताया था। कल की क्लास में मैंने आपको अलग अलग टाइप के अकाउंट्स भी डिस्कस किए थे। डिपॉजिट्स हो गए, प्लस सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन के अप्रोचेस हो गए गवर्नमेंट के, उसके लिए भी बैंक थोड़ा काम करता है। तो बहुत सारी चीजें जो बैंक इज डूइंग।
तो इतिहास के बारे में जब जाओगे, इतिहास के पन्नों में जब घुसोगे तो पता चलेगा कि भारत का जो पहला बैंक था वो सन 1720 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से। उसके बाद दूसरा जो बैंक बना वो बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। और वहीं पर अगर बात करें पहला बैंक जो भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था, दैट वाज अवध कॉमर्शियल बैंक इन द ईयर 1881। और एक सबसे पुराने बैंक्स में से एक बैंक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी आधारशिला 1894 में रखी गई थी। लाला लाजपत राय को याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक से। क्यों बोला है आप सबको पता है। देन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंकिंग प्रोसेस को कैसे शुरू किया? देखो, आज का बैंक कल का साहूकार है। जो पहले साहूकार होते थे वो आज के डेट में क्या है? बैंक है। साहूकार क्या करते थे? ब्याज पे पैसा देते थे, पैसे के बदले ब्याज लेते थे। देन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर देखोगे तो पहला जो बैंक एस्टैब्लिश हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो कब हुआ? 1806 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। जिसके बाद में सॉरी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज हैं विद द पीपीटी, सॉरी फॉर दैट। इट बिकेम प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, देन the another became Presidency Bank of Bombay, the third became Presidency Bank of Madras। 1806 में सबसे पहला अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित पहला बैंक कहां पे था? बंगाल में था, जिसका नाम था, बाद में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल किया गया। फिर 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे किया गया। उसके बाद क्या किया गया? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास किया गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1921 में इन तीनों बैंक को मिला करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया और सन 1955 में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गया? भारत का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे चल के यही एक इकलौता बैंक है जिसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश से डायरेक्टली किसको ट्रांसफर हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो इट वाज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी। Thereafter, the important context of nationalization is there. सबसे पहली चीज ये समझो नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों थी? Why nationalization was needed? Why? If we go on why? Efficiency. Not efficiency. काइंड ऑफ यस। अच्छा ये बताओ, बैंक लोन किसको देता है? People. कौन से पीपल? Citizens. हर किसी को तो लोन नहीं मिलता। Eligible candidates. Who are eligible? Who are eligible? बैंक का पैसा उस जैसे कि जो उसके अकाउंट में पैसा है उसके हिसाब से, जो उसका पैसा ट्रांसफर टर्नओवर के हिसाब से और उसका सिविल स्कोर के हिसाब से। आजकल जो देखते हैं सिविल स्कोर चेक करते हैं और उसके टर्नओवर कि कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उस हिसाब से। और क्या वो पैसा देने के लिए एलिजिबल है पर्सन कि अगर मैं लोन दे दूँ, मैं 10 लाख का लोन दे रहा हूँ, उस पर 10,000 का हर महीने मेरे को देना है, तो उसकी सैलरी अगर 25,000 है कि वो उसमें से 10,000 मुझे दे देगा या नहीं दे पाएगा। अगर उसकी सैलरी 10,000 है और वो 10,000 भी मेरे को लोन दे रहा है तो वो देगा क्या और खाएगा क्या? करेक्ट। बट अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आपको, बैंक का मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। व्हाई यू डू बैंकिंग? बैंक इसलिए लोन देता है क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए और उसी प्रॉफिट से वो अपना बिजनेस करता है। सिंपल। अब आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैपेसिटी टू पे बैक। अगर मेरी कैपेसिटी ही नहीं होगी पे बैक करने की, या मेरे पास वो एलिजिबल वेल्थ नहीं होगी, तो बैंक मुझे लोन देगा क्या? नहीं देगा। अगर मैं कोई चीज मॉर्गेज पे रख रहा हूं और उसका वही अमाउंट आ रहा है जो बैंक लोन दे रहा है, तभी बैंक मुझे लोन देगा, अदरवाइज लोन नहीं देगा। ये तो लोन की बात होगी। ज्यादा
collateral। अगर मैंने एक प्रॉपर्टी रखी लोन पे और उसकी कॉस्ट है एग्जैक्टली अगर 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने रखी है तो आपको जो लोन मिलेगा वो 15 लाख के आसपास तक का मिलेगा, ना कि 20 लाख का मिलेगा। वेरी करेक्ट वर्ड। नाउ लेट्स कम बैक टू द बैंकिंग सिस्टम। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम था वो दो चीजें कर रहा था। एक क्या था? डिपॉजिट, और दूसरा क्रेडिट दे रहा था। यही दो चीजें करता है बैंकिंग सिस्टम। तो डिपॉजिटर्स भी जो आम पब्लिक थी, अगर हम 1900 कब की बात कर रहे हैं, 1964 की बात कर रहे हैं, दिस डेटा इज अगेन रॉन्ग, इट इज 1969 when 14 banks got nationalized. So 1969 की बात करते हैं। नेशनलाइजेशन क्यों हुआ होगा? पहली चीज, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब भारत में कुछ प्राइवेट बैंक्स थे और वो प्राइवेट बैंक्स क्या करते थे, सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही बैंकिंग चैनल का हिस्सा बना रहे थे। अब एक सबसे बड़ी चीज, आज की डेट में जनधन का यूज क्या है? जो जनधन बैंक अकाउंट प्राइम मिनिस्टर मोदी लेके आए 2015 में, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ? तकरीबन 99% जनता जो है वो अब बैंकिंग चैनल से जुड़ गई है, जिसकी वजह से हम सब्सिडी और बाकी चीजों की बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। लोगों ने जो अपना पैसा है वो पहले जब हम अकाउंट खुलवाते थे तो उसमें चक्कर काटने पड़ते थे और पैसा जमा नहीं होता। अब लोगों का पैसा बैंक में जमा और उसी पैसे को उठा के बैंक जो है उसको ब्याज पे दे रहा है और उससे अपना प्रॉफिट कमा रहा है। वेरी ट्रू। सो इनिशियली बैंकिंग सिस्टम में ये था कि जो डिपॉजिटर्स थे या जो बैंकर्स थे, मान लो मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं, मैं अपने खेत से काम वाम करके आया और मैं आपके बैंक में आया, आपने मुझे एंट्री ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है कि मैं वो आपको पे बैक कर सकूं। बट इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चर सोसाइटी, जहां पर उस समय तकरीबन 60% जनता जो थी वो कहां थी? कृषि के क्षेत्र में इन्वॉल्व थी। वहां पे एग्रीकल्चर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट थी, बट बैंक कभी भी उनको एंटरटेन नहीं करते थे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज, वेलफेयर हो, पुअर लोगों का फिनेंशियल इंक्लूजन हो, सबसे अच्छा टर्म होगा यहां पर फिनेंशियल इंक्लूजन वाज द पर्पस, जिसकी वजह से क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया गया। और नेशनलाइजेशन उन बैंक का किया गया जिनकी संपत्ति कितनी थी? 50 करोड़ या उससे ज्यादा की थी। कब? 1969 में, 1969 में। So 14 major banks were nationalized under that. Thereafter 1980s में again 6 more commercial banks were nationalized with deposit of rupees 200 crore or more. Which were those banks? Andhra, Vijaya, Corporation Bank, Oriental Bank of Commerce, and there was a new bank which was later merged with UTI Bank, which became Axis Bank. Then 1933 में, न्यू बैंक गॉट मर्ज्ड विद व्हाट? पीएनबी। क्या? दिस पीपीटी हैज सो मच ऑफ रॉन्ग थिंग्स। इन 1993 द न्यू बैंक गॉट मर्ज्ड विद PNB and there was a bank that was UTI. That UTI bank became Axis Bank. It went to the private sector, not to the government sector. Sorry for that. I am correcting my statement. New bank got merged with PNB. अब देखो नीचे मैंने लिखवाया भी है और यहाँ पे आपको है भी कि just give me a minute. What was the objective of nationalization? Social orientation to banks, that is what? Financial inclusion. अब फाइनेंशियल इंक्लूजन पता है कि लोगों को बैंकिंग चैनल से जोड़ना इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, या फाइनेंशियल बेनिफिट्स लोगों को मिले एक फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने के तहत। अगर इसका असेसमेंट करोगे नेशनलाइजेशन का, तो असेसमेंट शोज सर्टेन अचीवमेंट्स, सर्टेन अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो देयर वर अचीवमेंट्स क्या था? शार्प इंक्रीज इन द बैंक डिपॉजिट्स। अब ये देखो, अगर बैंक का एनडीटीएल बढ़ेगा तो बैंक को बेनिफिट क्या होगा? बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो भी तो बढ़ेगी। सो बैंक विल गेन मोर प्रॉफिट। रूरल ब्रांचेस खुली, आरआरबीज खुले, प्लस राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। जो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लेकर के आए उसकी बात थी।
दूसरा देयर वाज सर्टेन फेल्योर्स एज वेल। फेल्योर क्या था? प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग इंक्रीज हुई। ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फेल्योर है। क्यों? क्योंकि बैंक हैज टू गिव इट्स 40% टू होम? टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से हम क्या कर रहे हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं। डिफॉल्ट के केसेस भी बढ़े, नीरव मोदी, विजय माल्या और अदर केसेस। एनपीए ऑल्सो इंक्रीज्ड। दूसरी बात, एटोनॉमी जो है उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि अगर कोई सरकार का चहेता बिजनेसमैन है या वो है तो उसको ज्यादा लोन मिल जाएगा। पॉलिटिकल इंटरवेंशंस होते हैं। बैंक की एटोनॉमी, पॉलिसीज और इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। देयरआफ्टर विद नेशनलाइजेशन क्या हुआ? जॉब सिक्योरिटी बढ़ी और नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स भी बढ़ी। That made it overstaffing। आपने देखा होगा कि बहुत सारे SBI के क्लर्क और अदर बैंक्स के क्लर्क सामने लंबी लाइन लगी होती है और स्क्रीन के पीछे वो सुडोको खेल रहे होते हैं। That is also there at some branches and poor customer service। किसका भी बैंक, अगर किसी सरकारी बैंक जैसे PSB बैंक्स में है, जैसे कि SBI हो गया या PNB जैसे बड़े बैंक में हो गया, तो आप जरा जाके अपना कोई काम बड़े आसानी से करके दिखा लो। वो तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है, जबकि आप उनके कस्टमर हो। SBI is one of the worst branches, is having one of the worst branches in India. Their service is very bad, very pathetic service at times. ठीक है, तो let's stop it here today बिकॉज टॉपिक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैंने अभी मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की, फिर मैंने पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस किया, देयर आफ्टर आई एम डिस्कसिंग बैंकिंग। तो आपके लिए ज़्यादा बल्कअप ऑफ कंटेंट हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेपरेटली डील विद दिस टॉपिक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, दैट विल बी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो अभी तक हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली, हमने मॉनेटरी पॉलिसी में पॉवर्टी के बाद पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ लिया। उसके पहले हमने इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, गवर्नमेंट बजटिंग, ये सारा सेगमेंट पढ़ लिया है। तो कहीं ना कहीं नाउ यू हैव रेड ऑलमोस्ट 40% of the syllabus, 40% of the syllabus, which makes most important part from your examination point of view, because 5 to 8 questions in your prelims you will get from here only. So read it properly, revise it properly, and get connected with me. We will deal with each and every segment and subject here only. Thank you so much for today.